नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? बेटा मैं सीएमए सुमित रस्तोगी आपका स्वागत करता हूं सुमित रस्तोगी क्लासेस में, जहां आज मैं आपको पेपर नंबर 16 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में 60 प्लस मार्क्स कैसे लेके आते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करके बताऊंगा कि कौन-कौन से चैप्टर्स आपके लिए मोस्ट रेलेवेंट हैं जो ए कैटेगरी में आएंगे, फिर बी कैटेगरी वाले चैप्टर्स जो कम रेलेवेंट है ए के मुकाबले, और लास्ट में सी कैटेगरी जो बहुत ही कम रेलेवेंट है, मतलब ना के बराबर ही एग्जाम में उन चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, उनको मैंने सी कैटेगरी में रख दिया। ठीक है ना? तो ए कैटेगरी वाले वो चैप्टर्स होंगे जो आपको एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करके जाना है, बी कैटेगरी में 2 से 3 बार, और सी कैटेगरी वाले चैप्टर्स को यदि एक बार भी कर जाए तो बहुत होगा मेरे हिसाब से। मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट की जो मैं स्टडी करके आपको बताऊंगा अभी, उनके हिसाब से मैंने एबीसी एनालिसिस आपके लिए तैयार की है, जो आपका जून 25 और दिसंबर 25 में बहुत काम आएगी। और सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू गेट 60 प्लस मार्क्स इन एससीएम। सर फाइनल में एससीएम में 60 नंबर लाना क्या आसान है? बेटा ग्रुप 3 के अंदर जो हमारे 4 पेपर है उसमें सबसे आसान जो पेपर होगा वो आपका एससीएम ही होगा। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इनमें काफी सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़े हुए हैं, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काफी सारी चीजें आप वहां से सीख के आए बेस। ऐसी ओएम एसएम के अंदर जो ओएम का पार्ट था वहां से आपको काफी मदद मिलती है, तो इस सब्जेक्ट को आप आसानी से कर सकते हैं और 60 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल आपको मिला है, उस स्टडी मटेरियल के हिसाब से इंस्टीट्यूट ने जो आपका सिलेबस है वो 15 मॉड्यूल में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिसमें पहले 5 मॉड्यूल आपके रिलेटेड टू कॉस्टिंग हैं और बाद के जो 10 आपके मॉड्यूल्स हैं उनका रिलेशन है क्वांटिटेटिव टेक्निक से। तो पहले 60% आपके 5 मॉड्यूल कवर करते हैं। उसमें पहले मॉड्यूल का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, दूसरा क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट जो प्योरली आपके 100% के थ्योरी चैप्टर्स हैं। फिर आपके पास है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम, और इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। ये 5 आपके जो मॉड्यूल हैं वो 60% वेटेज रखते हैं एज पर स्टडी मटेरियल। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके पास आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक इन डिसीजन मेकिंग, जो यहाँ पे वेटेज दिखाता है 40% की, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, सिमुलेशन, गेम थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस जिसको पर्ट सीपीएम कहते हैं, लर्निंग कर्व, आपका मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन, टाइम सीरीज रिग्रेशन एनालिसिस, और लास्ट आपके पास है टूल्स फॉर डेटा एनालिटिक्स। ठीक है जी। जिसमें जो लास्ट 15 मॉड्यूल है ये 100% आपके पास क्या थ्योरी है, और ये एमसीक्यू के काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। तो सबसे पहले आज की जो स्टडी है उस पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट के जो पिछले 3 अटेम्प्ट के एग्जाम हुए हैं, एक आपका दिसंबर 23 का, एक आपका जून 24 का, और एक आपके पास है दिसंबर 24 का। इन तीनों पेपर को मैंने काफी डिटेल में स्टडी किया, काफी समय डिवोट किया आपके लिए, और ये पता लगाने की कोशिश की कि इंस्टीट्यूट किस पैटर्न के बेस पर आपका जो पेपर है वो बनाता है, ताकि वो पैटर्न एक बार यदि हमें समझ में आ जाए और इंस्टीट्यूट आगे भी इसी पैटर्न को फॉलो करे तो हम आसानी से स्मार्ट स्टडी करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। यदि आप देखें जो 15 मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं, आप एक तरीके से 15 चैप्टर्स बोल सकते हैं उन्हें। उसमें पहला है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसमें दिसंबर 23 में 7 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन आया था, ऐसे दिसंबर 24 में भी 7 नंबर का एक क्वेश्चन आया था थ्योरी का। फिर है क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, ये भी थ्योरी चैप्टर है, जिसमें से 7 नंबर का एक क्वेश्चन आपको जून 24 में मिला। फिर आपके पास है डिसीजन मेकिंग टेक्निक, जिसमें से हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट 28 नंबर का पेपर आपको देता है। फिर नेक्स्ट आपके पास जो 4th चैप्टर है मॉड्यूल 4 एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम, इसमें से आपको यहाँ पे हर बार 7 नंबर का एक क्वेश्चन मिलता है। इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, जिसके अंदर आपके पास में वेरिएंस एनालिसिस मेन पार्ट होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से, वहां पर हर बार आपको 14 मार्क्स की वेटेज मतलब 40 नंबर का पेपर दिया गया। लीनियर प्रोग्रामिंग से एक बार जून 24 में 7 नंबर का क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्टेशन से तीनों अटेम्प्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। असाइनमेंट से दिसंबर 23 और दिसंबर 24 में 2 बार 7-7 नंबर का एक क्वेश्चन आया। ऐसे गेम थ्योरी से दिसंबर 24 में 7 नंबर का एक क्वेश्चन आया। सिमुलेशन से हर बार 7 नंबर का पेपर आया। नेटवर्क एनालिसिस पर सीपीएम से हर बार जून 24 और दिसंबर 24 में तो 14-14 नंबर का पेपर आया, लेकिन दिसंबर 23 में 7 नंबर का था। लर्निंग कर्व एक बार आया 7 नंबर का। मैक्सिमा मिनिमा की जो एप्लीकेशन है हर बार आपके पास कितना है, दिसंबर 23 जून 24 में 7-7 और दिसंबर 24 में आया ही नहीं उसमें से। अच्छा, यदि टाइम सीरीज की बात करें तो हर बार 7 नंबर का क्वेश्चन है। और डाटा एनालिटिक्स जो थ्योरी है वो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में नहीं आता। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का मतलब होता है वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 के बीच में आते हैं। तो ये जो मैंने मार्क एनालिसिस आपको करके दिखाई है 15 चैप्टर्स की, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके जो क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है उसकी एनालिसिस करके दिखाई है। तो यहाँ पे जो आपका पेपर एग्जाम में आएगा वो 128 नंबर का आएगा, जिसमें से आपको 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, मतलब 28 नंबर की ऑप्शन है। 28 का मतलब
14 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेंगे जो आपको छोड़ने होते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके 7 क्वेश्चन है और एनी 5 कोई भी 5 क्वेश्चन आपको उसमें से करने हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से 2 क्वेश्चन आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं और कौन से 5 क्वेश्चन आपको करने चाहिए। ये सारी चीजें आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, जिसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी करके हम कम मेहनत करके कम एफर्ट लगा के, क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा है, उनका सही उपयोग करके सही यूज करके हम कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं एससीएम में। उसके लिए मैंने आपके लिए काफी मेहनत की है, काफी स्टडी की है। देखिए भाई, नेक्स्ट आपके पास में जो 128 नंबर का पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक तो जो 98 नंबर का पार्ट है वो तो डिस्क्रिप्टिव हो गया। बाकी 30 मार्क्स आपके पास कंपलसरी हैं जो आपके एमसीक्यू हैं। 15 क्वेश्चन आपको आएंगे 2-2 नंबर के हिसाब से, 30 नंबर है। तो हर बार आपका जो पेपर है अभी 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, दिसंबर 23, जून 24 और दिसंबर 24। मतलब मैंने लास्ट 3 पेपर को बेस लेके आपका एनालिसिस किया है। तो लास्ट के 3 पेपर को बेस लेके मैंने आपका एनालिसिस किया है। देखिए आगे, अब जो पॉइंट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो आपकी आंखें खोल देगा, ठीक है ना। बहुत काम का पॉइंट है, इग्नोर ना करें, बड़े ध्यान से इसको समझें। सेक्शन ए आपका जो है 30 नंबर का है, सेक्शन बी आपका 98 मार्क्स का है, टोटल पेपर आपका 128 नंबर का है। सेक्शन ए में कोई भी आपकी चॉइस नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, सारे के सारे एमसीक्यू मिलेंगे। मतलब 15 एमसीक्यू 2 नंबर के हिसाब से 30 नंबर के एमसीक्यू हैं। अब यदि हम बी पार्ट पे जाएंगे, इसकी एनालिसिस मैंने अभी आपको करके दिखाई दी। वहां पर आपको 7 क्वेश्चंस मिलते हैं, आउट ऑफ 7 आपको एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा। 5 क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट करते हैं तो 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि सर वेटेज कॉस्टिंग में ज्यादा है इसलिए हमें ज्यादा फोकस कॉस्टिंग में करना चाहिए। ऐसा नहीं है। अभी जब आप एनालिसिस को समझोगे तो आपको लगेगा यार क्यूटी की वेटेज भी बहुत ज्यादा होती है एग्जाम में। यदि हम क्यूटी को भी ढंग से करके जाएं तो हम 55 से लेकर 60 नंबर के बीच का पेपर क्यूटी से ही अटेम्प्ट कर सकते हैं खाली। क्या सर ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अभी थोड़ी देर के अंदर आपको सारी बातें मैं जब डिटेल में समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कॉस्टिंग पे भी फोकस कीजिए, बट ये नहीं कि आप क्यूटी को भूल जाएं। तो आप क्यूटी पे भी अच्छा फोकस कीजिए क्योंकि क्यूटी आसान होता है एज कम्पेयर टू कॉस्टिंग। देखिए कैसे। सबसे पहले जब मैंने लास्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर दिसंबर 23, जून 24 और दिसंबर 24 के पेपर को एनालाइज किया तो मैंने क्या पाया, मैंने देखा कि भाई हमारे यहाँ जो कॉस्टिंग वाला पार्ट होता है उसमें 5 एमसीक्यू आते हैं प्रैक्टिकल के और 2 एमसीक्यू आते हैं थ्योरी के। मतलब 7 क्वेश्चन कॉस्टिंग में से मिलेंगे, 2 नंबर के हिसाब से 14 नंबर का पेपर एमसीक्यू का कॉस्टिंग से मिलेगा। तो बाकी बचे कितने भाई? 30 में से यदि मैंने 14 नंबर हटा दिए तो बचे 16। तो उसका ना 16 नंबर का जो एमसीक्यू मिलता है वो आपको मिलता है क्वांटिटेटिव टेक्निक में से। उसमें से 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल मिलते हैं, 4 क्वेश्चन आपको थ्योरी मिलते हैं, ठीक है ना। जो दिसंबर 24 का एग्जाम था उसमें प्रैक्टिकल 4 की जगह 5 हो गए और थ्योरी 4 से कितने हो गए? 3 हो गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्यूटी वाले पार्ट में आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है 4 से 5 क्वेश्चन भी हो सकता है, 4-4 भी हो सकता है थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में। तो हम इसको सिंपल लेके चलते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं कॉस्टिंग के 5 और क्यूटी में से 4 मिलाकर कितने हो गए? 9 क्वेश्चन, जो 10 भी हो सकते हैं। मतलब 9 भी मान के चले तो 2 नंबर के हिसाब से आपके पास आ जाते हैं 18 नंबर। बाकी थ्योरी की बात करें तो 2 कॉस्टिंग में से थ्योरी मिलती है और 4 आपको क्यूटी में से मिलते हैं। तो इसका मतलब कितने हो गए? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन यदि हम देखें तो 2 नंबर के हिसाब से हो गए 12। मतलब कि एमसीक्यू जो 30 मार्क्स के आ रहे हैं उसमें से 18 नंबर के बेटे जो आपके एमसीक्यू हैं वो तो प्रैक्टिकल है और 12 नंबर के आपके जो एमसीक्यू हैं वो आपके थ्योरी है। सर आपने ये बात तो हमें बता दी कि किसमें से कितना प्रैक्टिकल आ रहा है, कितनी थ्योरी आ रहा है। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि किन चैप्टर से प्रैक्टिकल आएंगे और किन चैप्टर से थ्योरी आएगी? तो नेक्स्ट पॉइंट, यही तो मेन पॉइंट है जो मैं आपके साथ लेके आया हूं आपकी दुविधा को कम करने के लिए, परेशानी को कम करने के लिए। ध्यान से सुनो। चलिए भाई देखिए आगे। ये सेक्शन ए के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर्स हैं। मतलब जो पास 3 पेपर्स आपके हो चुके हैं उनके बेस पे मैंने एनालिसिस की कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं कॉस्टिंग के प्लस क्यूटी के वो किन चैप्टर्स में से आते हैं। तो रेलिवेंट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लर्निंग कर्व, गेम थ्योरी, सिमुलेशन, पर सीपीएम, मैक्सिमम मिनिमा और आपका जो बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल्स है, मतलब टाइम सीरीज हो गए, रिग्रेशंस हो गए। इनमें से आपसे प्रैक्टिकल पार्ट पूछ रहे हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ थ्योरी चैप्टर से। तो थ्योरी चैप्टर में हमने क्या देखा कि जो हमें एमसीक्यू मिल रहे हैं, पहले 2 एमसीक्यू जो थ्योरी के मिलते हैं कॉस्टिंग में से, उसमें पहला एमसीक्यू फर्स्ट चैप्टर से मिलेगा, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, और सेकंड एमसीक्यू आपको मिलेगा क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, जो जनरली किससे पूछते हैं?
कॉस्ट ऑफ क्वालिटी यूनिट से। जो बाकी के आपके एमसीक्यू आ रहे हैं, 4 एमसीक्यू जो क्यूटी में से मिल रहे हैं थ्योरी वाले, वो किस में से मिल रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, सिमुलेशन, बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल्स, और लास्ट आपके पास है इंट्रोडक्शन टू टूल्स फॉर डाटा एनालिटिक्स। अब काम की एनालिसिस मैंने यहाँ पे क्या ढूंढी, मैंने देखा कि जो क्यूटी के 4 थ्योरी वाले एमसीक्यू आते हैं उसमें से 2 एमसीक्यू तो किस में से मिलते हैं? इंट्रोडक्शन टू टूल फॉर डाटा एनालिटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लिए सबसे ज्यादा थ्योरी वाला जो चैप्टर है एक, इनमें से 4 आपको थ्योरी एमसीक्यू मिलने हैं। यानी कितने एमसीक्यू थ्योरी के मिलने हैं आपको? एक इसमें से मिलना है, एक इसमें से मिलना है और 2 इसमें से मिलना है। जो पास इंस्टीट्यूट के 3 पेपर हो चुके हैं उनके बेस पर ये एनालिसिस किए। बाकी के अब देखो कितने आपके एमसीक्यू रह गए, 6 आए थे ना, तो 6 का मतलब 4 तो यहां हो गए, बाकी के 2 एमसीक्यू आपको इन 4 यूनिट में से मिल रही है अभी तक। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये जो मैंने आपको एनालिसिस दी है, इस एनालिसिस का बहुत फायदा आपको मिलने वाला है जून 25 में भी और दिसंबर 25 के एग्जाम में। यदि इंस्टीट्यूट इसी पैटर्न को आगे फॉलो करता है तो यकीन मानो कि आपको इस एनालिसिस से बहुत फायदा मिलने वाला है। किन चैप्टर से एमसीक्यू आएंगे, किन चैप्टर से आपकी थ्योरी आएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे प्रैक्टिकल पार्ट पे, सेक्शन बी पर। सेक्शन बी जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक जो आपके 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो आपको एक बार मिला रेलिवेंट कॉस्टिंग में से, एक बार आपको मिला मेक और बाय से। इस बार जो क्वेश्चन आया था डिसीजन मेकिंग था, जिसमें मिक्स पार्ट था। मिक्स का मतलब इसमें आपका एक्सपोर्ट प्रपोजल का भी प्रॉफिट निकालना था, आपको यहाँ पर मेक और बाय का भी पॉइंट था, सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी भी निकालनी थी। इसका मतलब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में आपसे अलग अलग चीजें पूछ ली, मिक्स क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूरा का पूरा कितने मार्क्स का, भाई ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा कितने मार्क्स का है? 14 नंबर का है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हर बार इंस्टीट्यूट 14 नंबर का देता है। और कौन सी यूनिट में से देता है? कौन सी यूनिट में से देता है? डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है, मतलब चैप्टर नंबर 3 से। ये चैप्टर नंबर 3 है। फिर ट्रांसफर प्राइस आपका 7 नंबर का है, हर बार ट्रांसफर प्राइस 7 नंबर का है। कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 3A में। इसका ना 3A लिख लो, इंस्टीट्यूट किस में से देता है? ट्रांसफर प्राइस में से देता है। फिर जो 3B है वो एक बार टारगेट कॉस्टिंग दिया, एक बार लाइफ साइकिल कॉस्टिंग दिया, एक बार डिसीजन मेकिंग में से दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये जितने भी चैप्टर 2, 3A और 3B में लिखे गए हैं, ये सारे के सारे इसमें आते हैं, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में आते हैं। यदि डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स की बात करें तो उसमें आपको ये सारे के सारे चैप्टर दिखाई देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3A एंड 3B मिलाकर आपके 14 + 14 कितने हो गए? 28 नंबर। 28 नंबर का सारा पेपर आपको किसमें से मिलने वाला है बेटा? किसमें से मिलने वाला है? डिसीजन मेकिंग टेक्निक में से मिलना है, दैट इज मॉड्यूल नंबर 3 में से। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 किसके नाम पर है? डिसीजन मेकिंग टेक्निक, दैट इज मॉड्यूल नंबर 3 के नाम पे। अब आ जाओ 4A पे। 4A और 4B। 4A एबीसी थ्रूपुट एबीसी, मतलब 2 बार आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया, एक बार थ्रूपुट अकाउंटिंग का क्वेश्चन आया। हाँ जी, 4A का पॉइंट समझ में आने के बाद अब बात करते हैं 4B की। 4B का जो क्वेश्चन है वो आपके पास है थ्योरी का, ठीक है ना। थ्योरी आपकी कहां से आती है? पहले 2 चैप्टर से। पहले 2 चैप्टर में एक तो है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट और दूसरा आपके पास में है क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट। तो उसका मतलब क्या हुआ कि थ्योरी आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन में मिलेगी, क्वेश्चन 4B में, और वो भी कहां से? फर्स्ट 2 चैप्टर से। चैप्टर 1 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन वाला, और दूसरा आपके पास आ गया क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट से। अब आ जाओ 5A और 5B पर। इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 23 में जो एग्जाम दिया था उसमें पूरा का पूरा 14 नंबर का क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से दिया। दिसंबर 24 में भी उन्होंने कहां से दिया? 14 नंबर का क्वेश्चन दिया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। लेकिन जून 24 में उन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ही 14 नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 7-7 नंबर में। इसका मतलब ये पता चल गया कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसकी वेटेज कितनी है आपकी? 14 नंबर की वेटेज है। तो आप ध्यान से समझो, जो आपके पास में रेलिवेंट कॉस्ट है, ट्रांसफर प्राइस है, टारगेट कॉस्टिंग है, मतलब 2, 3A, 3B, ये आपको कहां से मिल रहा है? मॉड्यूल नंबर 3 से मिल रहा है, ठीक है जी। एबीसी थ्रूपुट एबीसी आपको कहां से मिल रहा है? मॉड्यूल नंबर 4 से मिल रहा है। वैल्यू एनालिसिस, लीन अकाउंटिंग, वैल्यू एनालिसिस पहले 2 मॉड्यूल से मिल रहा है थ्योरी का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको किससे मिल रहा है? मॉड्यूल नंबर 5 से।
इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस जिसका नाम है, यहाँ पे आता है वेरिएंस एनालिसिस जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे के सारे जो 4 क्वेश्चंस हैं वो कहां से आते हैं, कॉस्टिंग के पार्ट आते हैं। इसलिए मैंने इनको बैकग्राउंड ग्रीन कलर से दे रखा है। नीचे जो आपके चैप्टर्स हैं 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो कहां से कवर हो रहे हैं, क्यूटी से। अब मैंने देखा कि एग्जाम के अंदर दिसंबर 23 में 6A असाइनमेंट का 7 नंबर का क्वेश्चन है, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग का 7 नंबर का, फिर असाइनमेंट का 7 है। सिमुलेशन हर बार 7 नंबर में आ रहे, वो भी क्वेश्चन नंबर 6B, 7A पर सीपीएम, फिर आपके 14 नंबर के 2 बार पर सीपीएम का क्वेश्चन है। लर्निंग का एक बार 7 नंबर का, मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर में आपके 2 बार 7 नंबर के क्वेश्चन है, एक बार गेम थ्योरी से 7 नंबर का क्वेश्चन है। टाइम सीरीज हर बार कितने नंबर का क्वेश्चन आपका, 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ भाई, ध्यान से समझो, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि 6A, 6B यदि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो 14 नंबर, 7A, 7B यदि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ पर सीपीएम चैप्टर से तो फिर से 14 नंबर, 8A, 8B यदि मैं इन 2 चैप्टर को अटेम्प्ट करता हूँ, मैक्सिमम मिनिमा, और एक आपके पास है टाइम सीरीज। मैक्सिमम मिनिमा यूनिट नंबर आपके पास है 13, मतलब कि आपका जो मॉड्यूल 13 है। टाइम सीरीज किसमें आता है, बिजनेस फोरकास्टिंग जो आपका 14 मॉड्यूल है। उन दोनों को यदि हम कर लें तो 14 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका। 14 प्लस 14 प्लस 14 यदि मैं 6A, 7, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B मतलब क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 ये 3 क्वेश्चन करके जाता हूं तो 42 नंबर का पेपर तो बेटा यहीं पे बन जाता है। 7 नंबर और 7 14 नंबर, ये 14 नंबर, ये 14 नंबर मिलाकर आपका बेटे कितने बनते हैं, 42 मार्क्स बनते हैं। 42 मार्क्स का तो आपका क्यूटी हो गया यहाँ पे प्रैक्टिकल सारा का सारा, ये सारा का सारा क्या प्रैक्टिकल है। अब क्यूटी जो आपके पास में एमसीक्यू फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में जो आपका क्यूटी आता है वो कितने नंबर का आता है, 8 नंबर का प्रैक्टिकल है, 8 नंबर का थ्योरी है, मतलब कि 16 नंबर का आपका एवरेज आता है। तो 16 नंबर का आपके पास में क्या आएगा, क्यूटी एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। अभी यदि मैं 16 नंबर आपका एमसीक्यू ले लू, 42 नंबर आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट ले लू, तो 58 नंबर का तो मेरा पेपर 100 नंबर में से मैं किसका कर सकता हूँ, क्यूटी का कर सकता हूँ। इसका मतलब आपको क्या समझना है इस एनालिसिस में कि जो बच्चे सिर्फ कॉस्टिंग के पीछे भागे रहते हैं या सिर्फ कॉस्टिंग के सिलेबस को सिलेबस मानते हैं, क्यूटी को तो मानते ही नहीं है, उन बच्चों को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे नंबर लाने के लिए 58 नंबर का पार्ट तो आप एग्जाम में कहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं बेटा, कहां से कर सकते हैं, क्यूटी में से कर सकते हैं। इसका ना आपकी जो स्ट्रेटेजी एग्जाम में वो 6, 7 और 8 पे तो डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि ये आसान चैप्टर्स हैं, कम मेहनत लगती है और बच्चों के अच्छे नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें तो डिसीजन मेकिंग टेक्निक का 14 नंबर का क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहता कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो, केवल वो बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो शुरू में पूरा क्वेश्चन को समझने की शक्ति रखते हैं, मतलब कि 1.5 से 2 पेज का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पहले पूरे पेज को 1.5 से 2 पेज आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी क्वेश्चन में क्या पूछा है, इतने में आपका काफी समय लग जाएगा। तो बेटर है कि क्वेश्चन नंबर 2 को आप स्टार्टिंग पॉइंट ना लेके चलें, मेरी सलाह तो यही है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में अटेम्प्ट करें। पहले आप 6, 7, 8 3 क्वेश्चन कर लो, 42 नंबर यहाँ से मिलेंगे, एमसीक्यू में से आपको कितना मिलेगा 16 नंबर, क्यूटी में आपका 58 नंबर का पार्ट बेटा कहां से हो जाएगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक से हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, हाउ टू गेट 60 मार्क्स इन एससीएम, इसका मतलब 60 में 58 नंबर आप यहां से ला सकते हैं यदि सारी चीजें आप सही करके जाते हैं। अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या है सर, फिर हम कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट करें कॉस्टिंग के अंदर, तो भैया आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करके जाओ ना, 14 नंबर का मिल रहा है, आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करके जाओ जो हर बार आपको 7 नंबर का मिल रहा है, ठीक है ना, आप टारगेट कॉस्टिंग करके जाओ, यहाँ से आपको अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपके ए कैटेगरी में आ जाते हैं जो हर बार आते हैं। डिसीजन मेकिंग टेक्निक चैप्टर नंबर 3, हर बार आपको यहाँ से 28 नंबर का पेपर मिल रहा है, बट 28 में आप क्वेश्चन 3 को अटेम्प्ट करो ना पहले, 3, 4, 5, 3, 4, 5 में जो 5 है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, उसको अच्छी तरह से करके जाओ, ठीक है जी। एक आप 3 कर लो या 4 कर लो कोई सा भी, तो 2 की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। कोई आपको 2 क्वेश्चन छोड़ने भी तो है एग्जाम में, तो उसके लिए भी तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कौन से 2 क्वेश्चन छोड़ें, तो वो 2 क्वेश्चन छोड़िए जिसमें आपका समय ज्यादा लग रहा है और मार्क्स आपके आने के चांसेस क्या है, कम है। ये तो स्मार्ट स्टडी होती है। बच्चा क्या करता है, पहले ही क्वेश्चन नंबर 2 देखता है, देखता है 14 नंबर है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, घबरा जाता है और वो 14 नंबर छोड़ने की सोचता है, यार मेरे तो 14 नंबर गए, मेरा तो पेपर ही नहीं कुछ होगा। भाई अभी तो जिंदगी शुरू हुई है आपकी, पेपर अभी शुरू हुआ है, खत्म थोड़ी हुआ है। इंस्टीट्यूट आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है कि आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, ठीक है भाई। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा।
कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो हम मैं कहूंगा आपका ABC। अब इनकी लिस्ट तैयार कर देते हैं। ये लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें मैंने स्टडी करने के बाद ये पाया कि इंस्टीट्यूट की नजर में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं 15 चैप्टर में से जिनमें से वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। कॉस्टिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग टेक्निक, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, मतलब यूनिट नंबर 3, 4, 5, जिसको मॉड्यूल नंबर 3, 4, 5 कहते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक में असाइनमेंट, गेम थ्योरी, सिमुलेशन, पर्ट CPM, मैक्सिमम मिनिमा और आपका टाइम सीरीज, इनमें से ज्यादा प्रैक्टिकल पार्ट पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बोलिए भाई। आप ये समझो कि इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 बन रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। इनमें से आपका क्वेश्चन नंबर क्या बनता है? 6 बनता है एक तरीके से, क्योंकि पर्ट CPM पिछली बार और उससे पिछली बार दिसंबर 24 में और जून 24, मतलब साल 2024 में दोनों बार 14-14 नंबर का क्वेश्चन आया। तो आप ये समझो कि इन चैप्टर्स को करके हमारे को ये पता चल जाता कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर के लिए रहेगा, मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो किस चैप्टर से आएगा, वो हमें यहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है, ठीक है ना, जो आपका कॉस्टिंग का पार्ट है जिसको इंस्टीट्यूट ने 60 नंबर की वेटेज दी है, उसमें मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं कुछ ब्लू कलर से और कुछ को येलो कलर से। जो मॉड्यूल नंबर 1 है जिसका नाम है फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इसमें सारी की सारी यूनिट आपको दे रखी है, बट इसमें से मेन यूनिट आपके लिए कौन सी है? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, दूसरा वैल्यू चेन एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। ठीक है जी, ये यूनिट जो मैंने हाईलाइट कर रखी है लाइट ब्लू कलर से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मॉड्यूल 2 में क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो किसमें से आते हैं? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में से। MCQ ज्यादा पूछ रहे हैं, नॉर्मली क्या आता है? थ्योरी आता है। यानी मॉड्यूल 2 में जो क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट के नाम से है, उसमें आपकी वैसे तो यूनिट काफी सारी है, बट उसमें से मैंने 2 यूनिट को हाईलाइट कर रखा है जिसमें से इंस्टीट्यूट ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो प्रैक्टिकल पार्ट हो चाहे वो थ्योरी पार्ट हो। ठीक है, बट ये जो चैप्टर्स है वो नॉर्मली क्या है? थ्योरी है। तो ये जो ब्लू वाले पोर्शन है ये सारे थ्योरी चैप्टर्स के लिए मैंने हाईलाइट किए हैं। ऐसे ही जो मॉड्यूल नंबर 3 है, मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर आपका डिसीजन इन्वॉल्विंग ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, ट्रांसफर प्राइस, रेलिवेंट कॉस्ट, टारगेट कॉस्टिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग अंडर प्रोबेबिलिटी, ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं किसके लिए? प्रैक्टिकल के लिए। आप मान के चलो कि जो थर्ड यूनिट है इसमें से एक क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा और एक क्वेश्चन 3 बनेगा। 3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 3A और 3B। तो इसका मतलब जो ये है 14 + 14 28 नंबर का पेपर आपका यहाँ से प्रैक्टिकल पार्ट कवर होगा। ठीक है ना भाई, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल 4 है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम। इसमें एक क्वेश्चन आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मिल रहा है, एक आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग और थ्योरी में आपके पास है बैक फ्लश अकाउंटिंग। ठीक है ना। इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस में आपका जो वेरिएंस एनालिसिस है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्वेश्चन नंबर आपको 5 यहीं से मिलेगा। कितने नंबर का मिलेगा जी? 14 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ से आपको मिलता है 7 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है जी, बाकी 7 नंबर आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं या थ्योरी वाला पार्ट भी मिल सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन 4A है वो तो यहाँ से आता है इस चैप्टर में से। ठीक है ना, 4A तो यहाँ से मिलेगा। 4B जो थ्योरी वाला पार्ट है वो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग में आपका जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसमें थ्योरी वाले पार्ट कौन से हैं? जिनको मैंने लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है वो थ्योरी पॉइंट है, जिनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है वो सारे आपके प्रैक्टिकल पार्ट है। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में आपका थ्योरी कम पूछते हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा पूछते हैं। असाइनमेंट में हंगेरियन मेथड आपका थ्योरी में पूछ सकते हैं, बाकी आपके जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। गेम थ्योरी में आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उससे भी MCQ आ सकता है, उससे थ्योरी भी आ सकती है। ठीक है ना, गेम थ्योरी से दोनों चीजें आ सकती हैं आपकी, तो मैंने दोनों को हाईलाइट कर रखा है। सिमुलेशन में भी दोनों चीजें आपसे पूछ सकते हैं। नेटवर्क एनालिसिस आपका थ्योरी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के लिए तो है ही बड़ा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास में 7A और 7B वो नॉर्मली किसमें से पूछे? आमतौर पे पर्ट CPM चैप्टर से पूछते हैं। तो ये चैप्टर मेरी नजर में एग्जाम में कितने नंबर की वेटेज रखता है? 14 मार्क्स। और आपको ये क्वेश्चन कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है लर्निंग कर्व, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकता है। ठीक है ना। MCQ में ज्यादातर लर्निंग कर्व के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये चैप्टर के अंदर जो ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? MCQ। बट ये नहीं है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको 7 नंबर का नहीं मिल सकता, एक बार आ भी चुका है। यानी मैक्सिमा मिनिमा और आपका जो बिजनेस फोरकास्टिंग जो टाइम सीरीज है
ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 8A है वो इसमें से आ रहा है और क्वेश्चन 8B आपका इसमें से आ रहा है, ठीक है। जब तो इसका मतलब 7 नंबर यहाँ पे हो गए आपके, इसमें से 7 नंबर आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है जी। इसमें से थ्योरी भी पूछ लेते हैं कभी कभी, बट ज्यादातर इसमें से क्या आता है प्रैक्टिकल पोर्शन, थ्योरी भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि थ्योरी नहीं पूछेंगे आपसे। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट पॉइंट आप भी ऐसे कह सकते हैं, जो मेथड्स हैं आपके पास में, और ये आपके लिए थ्योरी रहता है, ठीक है ना। आपका लिमिटेशन ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग ये आपके लिए क्या थ्योरी पार्ट है, आप इस पर फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मॉड्यूल 15 है ये पूरा का पूरा जो आपके पास है वो क्या है थ्योरी है। इसमें से जनरली आपके पास क्या ना है एमसीक्यू आने, 2 एमसीक्यू 2 नंबर के हिसाब से कितने नंबर के आ गए, 4 नंबर के आ गए, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरीके से इस चैप्टर को करके जाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की एनालिसिस से मैं ये समझ पाया कि पहला क्वेश्चन जो 2 है वो 14 नंबर का आपको किससे मिल रहा है, मॉड्यूल नंबर 3 में से मिल रहा है। बट मेरी एडवाइस ये है कि ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट करें जब आपको पूरा 100% कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज आपकी स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 3B से कर सकते हैं, ठीक है जी। आपका क्वेश्चन नंबर 4A 4B से कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वहां से कर सकते हैं। अदरवाइज 6 7 8 यहाँ से आप स्टार्टिंग करें तो आप ज्यादा से ज्यादा पार्ट किसका कर सकते हैं, क्यूटी का कर सकते हैं। वो लोग जो मान के चलते थे क्यूटी को करने की जरूरत ही नहीं है, भैया क्यूटी भी एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। कॉस्टिंग पे भी पूरा टाइम डिवोट कीजिए, लेकिन साथ साथ आप क्यूटी पे भी कीजिए। और आज की एनालिसिस से आपको यदि कुछ अच्छा लगे तो भैया उसको जरूर फॉलो करके जाइए। चलिए अभी आज के लिए इतने ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे